जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे समविभीय पृष्ठ क्या होता है, समविभीय पृष्ठ के क्या गुण होते हैं, किसी आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, अनावेशित गोले के कारण क्या विभव होता है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो उनको जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि समविभीय पृष्ठ क्या होता है। तो समविभीय पृष्ठ क्या होता है, तो मैं अगर आपको बताऊं कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक पॉइंट पर विभव का मान समान रहता है उसको हम क्या कहते हैं, समविभीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभीय पृष्ठ कहते हैं। यानी कि कोई भी आपने एक सरफेस ले लिया और उसके प्रत्येक पॉइंट पर आपने देखा कि प्रत्येक पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान क्या है, समान रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, समविभीय पृष्ठ कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि ये काल्पनिक या वास्तविक सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या रहता है बच्चों, समान रहता है। क्या रहता है, विद्युत विभव का मान क्या रहता है, यहाँ पे समान रहता है। इस बात को आपको याद रखना, विद्युत विभव का मान यहाँ पे कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है। और इस सतह के अनुदिश किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करता। अब समविभीय पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। इस बात को मैं यहाँ पे अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ बेसिक गुण हैं तो इसको देख लेते हैं कि समविभीय पृष्ठ के क्या क्या गुण होते हैं। जैसे कि पहला गुण क्या है बच्चों इसका, कि समविभीय पृष्ठ पर मौजूद सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव कैसा रहता है, समान रहता है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है, एक जैसा रहता है। एक जैसा मतलब समान रहता है। ठीक है, समविभीय पृष्ठ पे हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है। यानी कि समविभीय पृष्ठ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, अर्थात लंबवत होता है। तो इस बात को याद रखना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, समविभीय पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। क्या, संकेंद्र गोले होते हैं जब आवेश समान दूरी पर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान रहता है। अब बात करते हैं संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है। संकेंद्रीय का मतलब ये होता है कि अगर 2 गोले हैं उनका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं दोनों की अलग अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं, संकेंद्रीय कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक गोला है इस तरीके से, तो इसका ये सेंटर मान लीजिए, ये इसका सेंटर है यहाँ पे। तो अब इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान ली बच्चों क्या है, R1 है। तो इसका अब एक गोला इसके बाहर है तो इसकी जो रेडियस है बच्चों यहाँ से ये कितनी है, R2। यानी दोनों गोलों का देखा जाए तो केंद्र एक ही है लेकिन त्रिज्याएं दोनों की क्या है, अलग अलग है। क्या, त्रिज्याएं यहाँ पे दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संकेंद्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेंद्रीय कहते हैं। अच्छा, संकेंद्रियों में वैद्युत विभव का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब कैसे होता है उसके लिए मैं अभी आपको आगे चर्चा करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों क्या है कि इस पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो इस बात को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, जैसे बच्चों ध्यान से देखिए कि ये कोई एक हमारा पृष्ठ है, मान लीजिए कि बच्चों, ठीक है भाई, ये कोई एक हमारा पृष्ठ है और इस पर बच्चों, इस पर ये इसका सेंटर है। मान लो कि ये क्या है बच्चों, इसका सेंटर है। अब सेंटर से मैं अगर दूरी देखूं, यहाँ से ये दूरी देखूं मैं यहाँ से, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी भाई, ये डिस्टेंस क्या ये डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस क्या सरफेस के क्या होंगी बच्चों, परपेंडिकुलर होंगी। ये सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। इसको हम वाइट कर देते हैं। तो बच्चों ये क्या है, इसका सेंटर मान लीजिए ये O पॉइंट जो है वो क्या है, इसका सेंटर है। अब आपको पता है कि प्रत्येक पॉइंट से जो त्रिज्या है वो क्या रहेगी, समान होगी। क्योंकि आपको पता है किसी गोले के केंद्र से अगर मैं त्रिज्या निकालता हूं तो वो सभी दूरी क्या रहती है बच्चों, समान रहती है। क्या रहती है, समान रहती है। तो ये त्रिज्या मैंने मान ली बच्चों क्या, R है, तो ये भी क्या होगी, R है, और ये भी क्या होगी, R है, और ये भी क्या होगी, R। अब मान लीजिए कि इन बिंदुओं को मैं कह देता हूँ, इस बिंदु को मैं कह देता हूँ A है, ये बिंदु B है, और ये बिंदु C है, और ये D है। और आपको पता है कि समविभीय पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है।
तो भाई इस पॉइंट का विभव मैंने मान लिया क्या है, वी ए है, इस पॉइंट का विभव मैंने कह दिया बी बी है, और इस पॉइंट का विभव मैंने कह दिया बी सी है, और इस पॉइंट का भी मैंने कह दिया बच्चों वी डी है। लेकिन प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, वैद्युत विभव का मान समान है। तो अर्थात इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं ये बात कह सकता हूं कि यहाँ पे कि वी ए जो है वो बराबर है किसके, बीबी के, और वीसी जो है वो किसके बराबर है, बीडी के। प्रत्येक पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान क्या है, समान है। तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान क्या है, वी है। ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान क्या है, बी मान लिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर देखूं, यहाँ पे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर, तो अगर इनके बीच में अगर मैं विभवांतर देखूं तो दो बिंदुओं के बीच, तो वी ए माइनस के बी बी, यानी कि अगर मैं इस तरीके से देखूं दो बिंदुओं के बीच, मैं वी ए बी देखूं यहाँ पे ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो क्या होगा बच्चों, वी ए माइनस के बी बी, यानी कि वी ए बी जो है वो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर देखूं तो ये दोनों विभवांतर किसके बराबर है बच्चों, बी के बराबर है। तो यानी कि वी माइनस बी, तो यानी कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या निकल के आएगा बच्चों, शून्य निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा। यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, इन दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का मान क्या है, जीरो है। इन दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का मान जीरो है, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का मान क्या निकल के आएगा, शून्य है। अच्छा, अब विद्युत विभवांतर का मान शून्य है, तो आप लोग क्या जानते हो, आप लोग क्या जानते हो, आप लोग जानते हो वी नो, आप जानते हो विद्युत विभवांतर बराबर क्या होता है बच्चों, कार्य बट्टे आवेश। क्या होता है, कार्य बट्टे आवेश, कार्य बट्टे आवेश। अगर मैं यहां से कार्य निकालूं, कार्य, तो कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, विभवांतर इंटू आवेश, इंटू आवेश। अच्छा, तो यहां से अगर कार्य निकालूं मैं, कार्य बोले तो डब्ल्यू ए बी, ए और बी के बिंदुओं के बीच विभवांतर, ए और बी बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, तो विभवांतर यहाँ पे ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, कितना है, जीरो है। तो आवेश, अगर इसका आवेश का मल्टीप्लाई होगा विभवांतर में यानी जीरो से, तो ये डब्ल्यू ए बी कितना निकल के आएगा यहाँ पे हमारा, तो ये डब्ल्यू ए बी कितना निकल के आएगा, डब्ल्यू ए बी, यानी ए और बी बिंदुओं के बीच किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। बात समझ में आ रहा है। यानी कि समविभीय पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है, और अर्थात इस अवस्था में किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, यानी ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को भी ले जाया जाता है, तो उन बिंदुओं के विभवांतर शून्य होने की वजह से जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाता है, हमारा शून्य हो जाता है। किया गया कार्य क्या होता है, हमारा शून्य होता है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, इंपोर्टेंट है। समविभीय पृष्ठ की अक्सर परिभाषा पूछी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कि समविभीय पृष्ठ क्या है, किन्हीं इनके दो गुणों का वर्णन कीजिए, दो गुणों को समझाइए। तो आप इनके गुण आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समविभीय पृष्ठ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी ई और वी में क्या संबंध है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए कि बच्चों ये कोई एक बिंदु है, ये बच्चों कि ये पॉइंट ए है, कोई ये क्या है, एक पॉइंट ए है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक आवेश रखा हुआ है, स्रोत आवेश। क्या रखा हुआ है, स्रोत आवेश क्यू। क्या रखा हुआ है, स्रोत आवेश क्यू। और यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मैंने कह दिया बच्चों क्या है, बी है। क्या है, बी है। क्लियर है, क्या बी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है जिसको मैं कह देता हूँ क्यू नॉट। क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, परीक्षण आवेश, जो कि रखा हुआ कहाँ पे बच्चों, इंफिनिटी पर। कहाँ पे, अनंत पर रखा हुआ है, अनंत को। और इसको हम कहते हैं क्या, परीक्षण आवेश।
परीक्षण आवेश अर्थात टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब आपको पता है कि ये प्लस का क्यू चार्ज है, तो प्लस का क्यू चार्ज होने की वजह से, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस का क्यू चार्ज होता है, किसी एकल बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? उससे बाहर यानी कि दूर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इसको हम कहते हैं क्या? स्रोत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश, ठीक है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो मैंने कह दिया बच्चों, यहाँ पे क्या है? इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो मैंने ये कह दिया कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर है। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इधर है। अब भाई विद्युत क्षेत्र इधर है तो यानी कि इस परीक्षण आवेश को मैं क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके आता हूं। अगर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके आऊंगा तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस परीक्षण आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यानी कि मान लीजिए कि मैं यहां तक लेके आया इसको, तो यहां से अनंत से लेके यहां तक लेके आया, तो इसने कितना dr दूरी चला, यानी अल्पतम लेके आया। क्या भाई? dr दूरी लेके आया। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि पहली क्लास में इस परीक्षण आवेश को हमें इस प्रकार से लेके आना है कि इसकी गतिज ऊर्जा में, इसके वेग में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात इसको बहुत स्लोली धीरे धीरे लेके आना पड़ेगा। अब इसको मैं अगर धीरे धीरे लाऊंगा तो भाई मान लो कि यहाँ से इस बिंदु से ये चल के आया, तो इसमें dr दूरी विस्थापित किया, कितना dr दूरी चल के आया, तो dr दूरी चल के आया, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो सबसे पहले उस कार्य को निकालेंगे। कार्य को निकालने से पहले जो इस डायग्राम में समझे उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना, लिखेंगे माना माना कि बिंदु ए पर स्रोत आवेश क्यू रखा हुआ है, क्यू रखा है, जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित कर लेता। क्या कर लेता भाई? विद्युत क्षेत्र स्थापित कर लेता है। विद्युत क्षेत्र स्थापित कर लेता है तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट को dr दूरी, कितनी बच्चों? dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो भैया इसको dr दूरी विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाएगा उसको हम देख लेते हैं। तो आप जानते हो कि कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कार्य बराबर क्या होता है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था कि F यानी लगने वाले बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण। तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखो, विस्थापन कितना हो रहा है? dr, यानी अल्पतम विस्थापन हो रहा है। जब अल्पतम विस्थापन होता है तो किया गया कार्य भी क्या होगा? अल्पतम होगा। तो मान लीजिए कार्य कितना किया जा रहा है? dw कार्य किया जा रहा है। कितना? dw। और बल कितना है? मान लीजिए कि भाई इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, तो जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उधर ही विद्युत बल की दिशा होती है। तो विद्युत बल की डायरेक्शन भी किधर है बच्चों? इधर ही है। यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल की दिशा एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बल कितना बच्चों? F है। कितना है? F। और विस्थापन कितना है? dr cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा कि आप साफ देख रहे हो कि विद्युत बल किधर लग रहा है? इधर। और विस्थापन किधर हो रहा है? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र
और विस्थापन दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है। और जब भी जो वैद्युत बल और विस्थापन जब विपरीत होते हैं तो कोण कितना बनता है, 180 बनता है। कितना बनता है, 180। तो यहाँ पे अगर मैं 180 रखता हूँ यहाँ पे, तो ये डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री की वैल्यू बताओ फटाफट से क्या होती है। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। कितनी, -1। तो ये किया गया कार्य कितना हो जाएगा, माइनस के एफ डी आर। क्या हो जाएगा, माइनस के एफ डी आर। क्लियर है। अच्छा, इसी के साथ आप लोग जानते हो यहां वैद्युत बल क्या है बच्चों, F इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ पे ये रख दीजिए। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू नॉट इंटू ई डी आर। क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू नॉट इंटू डी आर। अब ध्यान से देखें तो इस वाली वैल्यू क्यू नॉट को मैं अगर इसके डिवाइड में ले जाऊं, क्या ले जाऊं, इसके डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट माइनस का ई इंटू डी आर। क्या हो जाएगा, ई इंटू डी आर। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, डी डब्ल्यू वाई ये क्या हो गया यहाँ पे, तो यहां से देखिए तो लिखेंगे वी हैव आप जानते हो बच्चों कि ये फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, यानी कि डी वी बराबर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये किसके बराबर होता है बच्चों, डी वी के। मैंने आपको बताया था वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो यहाँ पे किया अल्पतम कार्य है तो अल्पतम विभवांतर होगा डी वी बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, डी वी के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी वी बराबर माइनस का ई इंटू डी आर। क्या हो जाएगा, माइनस का ई इंटू डी आर। और इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये बताता हूं कि यहाँ पे डीवी क्या है। तो डीवी यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे डीवी यहाँ पे क्या है, विभवांतर, अल्पतम विभवांतर। ठीक है। अगर बात करता हूं ई क्या है यहाँ पे, तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी आर क्या है बच्चों यहाँ पे, तो अल्पतम विस्थापन। अब बात आती है सर ये माइनस चिन्ह का क्या मतलब है, तो इस बात को ही मैं यहां लिख देता हूं कि यहाँ पे इस बात को ही मैं यहां लिख देता हूं, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि आवेश को विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ले जाने पर विभव का मान घटता है। अर्थात डिक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों, यानी कि आवेश को अगर वैद्युत क्षेत्र के समांतर या अनुदिश लेके जाया जाता है तो उस अवस्था में विभव का मान क्या होता है बच्चों, घटता है। क्या होता है, उस अवस्था में विद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो इस बात को आपको याद रखना, क्या होता है, घटता है, डिक्रीज हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन बन जाता है कि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश ले जाता है तो विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना क्या होता है बच्चों, घटता है, वैद्युत विभव का मान हमेशा घटता है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं समीकरण 1 का यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समाकलन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, समाकलन। क्योंकि मुझे ये विस्थापन है मुझे लेके आना भाई बिंदु बी तक। तो ये कार्य कहां तक है, डीआर इस बिंदु तक का कार्य है, मुझे बी बिंदु तक लेके आना, तो किया गया कार्य निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का चलिए समीकरण 1 का
समाकलन करने पर समाकलन करने पर तो यहाँ पे मैंने इसका समाकलन कर दिया, इस वाली इक्वेशन का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे समाकलन कर दिया, dv इक्वल टू माइनस के ईडीआर। तो मैंने यहाँ पे इसका समाकलन कर दिया, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का ईडीआर, इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस का ईडीआर, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस का ईडीआर। टू माइनस के ईडीआर। ठीक है, तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इस वाले रिजल्ट का मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा आगे, तो इसको आपको क्या बच्चों याद रखना है, क्या इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस रिजल्ट का यूज मैं आगे बहुत ज्यादा करने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी और इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा गोला। तो गोला जो है बच्चों हमारे सिलेबस में दो तरह से होता है, दो तरीके के हैं। कौन कौन से, जिस तरीके से अगर मैं 32 प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा खोखला गोला, खोखला गोला, जिसको हम क्या कहते हैं, होलो स्फीयर। और एक होता है हमारा चालक गोला, ठोस गोला कहते हैं जिसको हम, ठोस गोला, ठोस गोला जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब खोखला गोला है, इसके भी टाइप होते हैं भैया, खोखले गोला है, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो इसको भी वही दो तरह से डिफाइन कर देते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं चालक, चालक खोखला गोला, खोखला गोला यानी कंडक्टर होलो स्फीयर। और इसको हम लोग बोलते हैं अचालक, अचालक खोखला गोला। इंसुलेटर होलो स्फीयर। अगर बात करता हूं इसको, तो ये भी दो तरीके से होता है हमारा। पहला चालक ठोस गोला, और एक होता है हमारा अचालक, अचालक ठोस गोला। ठीक है भाई, ये होता है। तो इन सब की बात हम बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं चालक खोखला गोला किस तरीके से, इस तरीके से। अगर भैया मैं इसको तो भैया इसको अगर चालक खोखला गोला है तो इस पे चार्ज देंगे वो इसकी सरफेस पे इस तरीके से वितरित हो जाएगा। अगर अचालक है तो अचालक के भी सरफेस पे वितरित हो जाएगा भैया, इस पे भी इसके सरफेस पे फैल जाएगा। ठीक है, चालक ठोस गोला है तो ठोस गोला भैया किस तरीके से, ये ठोस गोला है। ठीक है, अब ये चालक गोला है तो इसको अगर मैं आवेश दूंगा, ये कैसा भैया, ठोस है, अंदर से कैसा है, अंदर से ठोस है, तो इस पे आवेश इस तरीके से, इस तरीके से पूरे पे हो जाएगा। अगर बात करता हूं मैं इसकी, तो अचालक ठोस गोला होगा, इस पे जो आवेश होगा वो इसकी सरफेस पे होगा। कहां पे होगा, इसकी सरफेस पे होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग के जो तीन डेरिवेशन होंगे वो सिमिलरली होंगे, एक थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चालक खोखले गोले के कारण। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है विद्युत विभव का परिकलन कीजिए।
आवेशित चालक खोखले गोले के कारण, किसके? आवेशित चालक खोखले गोले के कारण। इसके कारण देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम देखेंगे आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत विभव क्या होता है। तो इन दोनों बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चालक खोखले गोले के कारण, ठीक है, आवेशित चालक खोखले गोले के कारण। तो आवेशित चालक खोखले गोले के कारण विद्युत विभव क्या होता है, इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक चालक गोला है, इस तरीके से ये कोई एक चालक हमारा गोला है, तो अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको अगर पॉजिटिव चार्ज दिया, मैंने मान लीजिए इसको आवेश दिया, अगर मैं इसको आवेश देता हूं, अगर मैंने इसको आवेश दिया पॉजिटिव, तो ये पूरी सरफेस पे इस तरीके से इसके वितरित हो जाएगा। तो आवेश इसकी सरफेस पे वितरित हो जाए, खोखला गोला है, तो खोखले गोले के पे सिर्फ और सिर्फ सिरे पर आवेश वितरित होता है। अब मान लीजिए कि ये इसका क्या है बच्चों, सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है। अब सेंटर से स्मॉल, अब सेंटर से ये दूरी जो है, ये जो दूरी है वो मैंने कह दी कितनी है भैया, ये जो दूरी है वो मैंने कह दी कितनी, कैपिटल आर है। अब इससे स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, ये जो दूरी है ये कितनी है, स्मॉल आर है, कितनी है, स्मॉल आर। और स्मॉल आर दूरी पर मुझे विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। क्या करनी है भाई, विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। अब गणना अगर मुझे यहाँ पे करनी है तो इसके लिए मुझे अनंत से, कहां से अनंत से एक परीक्षण आवेश लेके आना पड़ेगा। और परीक्षण आवेश मैं कहां पे लेके आया, बिंदु पी पे लेके आया, और बिंदु पी पर लेके आया तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा भैया। तो इसके लिए बच्चों अब ध्यान से देखो, बिंदु पी पर क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आवेशित, लिख सकते हैं, पहला पॉइंट्स में लिखता हूं, ठीक है, पहला पॉइंट आवेशित चालक खोखले गोले के बाहर बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव। तो बिंदु पी पर अगर विभव निकालना है तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कंडीशन जो है, यहाँ पे स्मॉल आर यहाँ पे क्या है, बड़ा है कैपिटल आर से, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे विद्युत विभव निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो। आप जानते हो, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया वी नो, आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है, सॉरी वी बराबर आप लोग जानते हो माइनस का ईडीआर, ये जानते हो, v इक्वल टू माइनस के ईडीआर। और आपको पता है कि भैया लिख ही सकते हैं वी हैव, और ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, इसको रखने से पहले मैं आपको यहाँ पे लिमिट और बताना चाहूंगा। आवेश को कहां से ला रहे हैं हम लोग, अनंत से, कहां पे, अनंत से, और कहां तक ला रहे हैं, स्मॉल आर दूरी तक, कहां तक, यानी आवेश को मैं कहां से, अनंत से उठा के कहां ला रहा हूँ, स्मॉल आर दूरी तक लेके आ रहा हूँ। तो लिमिट चढ़ा देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा v बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सिर्फ हमें ये देखना कि किस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये देखो स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो स्मॉल आर ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई कुछ भी हो एलिमेंट, उसको हमें क्या बाहर कर देना है, वो सब कांस्टेंट होता है। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको अगर मैं यहाँ पे निकालू तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस का के क्यू, और यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट तो लगाइए इन्फिनिटी से r, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी से स्मॉल r, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, क्या बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिए अगर मैं इसका इंटीग्रेशन अगर लगूं, इस पावर को मैं ऊपर लेके जाऊं तो v बराबर हो जाएगा माइनस का के क्यू इन्फिनिटी से स्मॉल r, और ये लिख सकता हूं मैं r की पावर माइनस के 2 इंटू डी आर, क्या लिख सकता हूं, r की पावर माइनस के 2 इंटू डी आर।
अब इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि ये लिखा है v बराबर माइनस का के क्यू और ये यहाँ पे r की पावर माइनस के 2 dr इंफिनिटी टू r। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। अगर कहीं पे लिखा है बच्चों x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछे तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे r के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, तो ये पावर -2, तो इसका फॉर्मूला n x n प्लस 1 होगा। तो ये होगा v बराबर माइनस के क्यू और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा r की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और लिमिट इन्फिनिटी से स्मॉल r। तो यहां तक बात समझ में आई। तो v बराबर ये क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस का के क्यू, ये हो जाएगा r की पावर -1 और लिमिट इन्फिनिटी से r। अब ध्यान से देखो, ये माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा, v बराबर के क्यू अपॉन r की पावर -1 और इन्फिनिटी से लिमिट हो गई r। अब r को जब मैं नीचे लाऊंगा तो ये किसकी पावर हो जाएगी, प्लस की, तो r को मैं नीचे लेके आता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो ये क्या बचा, चलिए, तो ये बचेगा हमारा v बराबर के क्यू और लिमिट क्या हो जाएगी 1 अपॉन r और लिमिट थी हमारी इन्फिनिटी से स्मॉल r। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट कैसे रखते हैं बच्चों, हायर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, यानी पहले रखते हैं हम लोग ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस के नीचे वाली लिमिट। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर के क्यू, पहले रखेंगे हायर लिमिट, तो r की जगह पे तो r है 1 अपॉन r माइनस के 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब क्या भैया, 1 अपॉन 0 की फॉर्म, 0 ऊपर जाके पूरा 0 फंक्शन हो जाएगा। तो v बराबर हमारा क्या निकल के आया, तो v बराबर निकल के आया के क्यू अपॉन r। क्या निकल गया, के क्यू अपॉन r। तो ये निकल के आया कहां पर, बिंदु P पर विभव। कहां पे, बिंदु P पर, लिख सकते हैं बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। कहां पे निकल के आया भाई, बिंदु P पर विभव निकल के आ गया, यानी इस पॉइंट पर, ध्यान से देखो, इस पॉइंट P पर विभव निकल के आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे भैया कि मान के चलो ये जो ये पॉइंट जो P है, अब मान के चलो इसके सरफेस पे आ जाता है। कहां पे आ जाता है ये यहां से, अब जान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूं, क्या M है, क्या ये M पॉइंट है। इसको मैं डायग्राम को फिर से यहाँ पे बनाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब अगला है वो क्या है बच्चों, अगला जो क्या है कि आवेशित, लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट, आवेशित खोखले गोले की सतह पर स्थित बिंदु M पर विभव। तो इसका क्या मतलब है कि चलो ये इस तरीके से मान लो कि ये कोई गोला है, ठीक है, ये क्या भैया गोला है, दे दिया। ठीक है, आपको पता है ये इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R। अब ये कैपिटल R है, तो मैंने ये बोला कि ये डिस्टेंस जो ये पॉइंट जो M है, यानी इसके सरफेस पे एक पॉइंट है, इसके सरफेस पे एक पॉइंट है क्या बच्चों, यहाँ पे M, और ये दूरी जो है ये कितनी है बच्चों, स्मॉल r। यानी कि अब जो पॉइंट M है ये दूरी अब सरफेस पे निकाल रहा हूँ, तो भैया सरफेस पर रखा रहा हूँ, तो यहाँ से मान के चलिए ये यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है ये,
ये रखा हुआ है अनंत पर। अब इसको उठा के मैं लेके आ रहा हूँ भाई बिंदु एम तक। कहाँ तक? बिंदु एम तक लेके आ रहा हूँ, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या भैया, यानी कैपिटल आर जो सरफेस पे अगर मैं विभव निकालूंगा, सरफेस पे अगर विभव निकालूंगा तो कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। किसके? स्मॉल आर के बराबर। अब स्मॉल आर के बराबर हो गया तो इसके लिए लिख सकते हैं वी नो वी बराबर माइनस का ई डी आर। क्या हो जाएगा? माइनस का ई डी आर। अब इसके कारण बच्चों आप लोग ये तो जानते हो वी है, ई बराबर क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब वही वाली बात, आप इसको कहां से ला रहे हैं भाई? अनंत से। कहां तक? त्रिज्या, यानी कहां तक लेके आ रहे हैं भैया? इसको लेके आ रहे हैं सतह तक। सतह की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। अब ये सारी वैल्यू को उठा के पहले की तरह सॉल्व करूं तो इसका मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं। तो इसका जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा बच्चों कि v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये निकल के आएगा रिजल्ट। जिस तरीके से अभी हमने इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया तो बिंदु पी पर क्या निकल के आया था? के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और सरफेस पे क्या निकल के आएगा? बस कैपिटल स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, अब निकालते हैं भैया। अब ये जो पॉइंट एम है, यानी जो एम है, अब मान के चलो ये पॉइंट एम जो है ये चल के कहां पे आ गया भाई? इसके अंदर आ गया। कहां पे भाई? यहां पर। अगर ये यहां पे आ जाता है तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है भैया तीसरा पॉइंट, आवेशित आवेशित खोखले गोले के खोखले गोले अंदर स्थित बिंदु पी बिंदु बिंदु पर विभव। यानी यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा स्मॉल आर से, और जब स्मॉल आर से बड़ा हो जाएगा तो इसका भी विभव निकालते हैं। तो इसका विभव कैसे निकलेगा भैया? बताओ फटाफट से। इसका विभव कैसे निकलेगा? अंदर का अगर निकालूं तो अंदर का कैसे निकलेगा भाई? तो अंदर के लिए भैया सबसे पहले ध्यान से देखो, वी नो लिख सकते हैं, वी नो। तो आप जानते हो v बराबर माइनस का ई डी आर। तो सबसे पहले भैया इसको लेके आएंगे माइनस का, फिर ई डी आर। अब माइनस सर दो बार क्यों लिखा है तो समझे ध्यान से। ऐसा इसलिए किया, सबसे पहले मैं इसको आवेश को पहले सरफेस तक लेके आऊंगा। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट अनंत से उठा के गोले के अंदर ही रख दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले अनंत से कहां लेके आऊंगा? सरफेस पे। यानी अनंत से कहां लेके आया? इसके सरफेस पे। अब सरफेस से कहां पे जाऊंगा बच्चों? स्मॉल आर दूर, यानी गोले के भीतर। बात समझ में आया नहीं आया? तो अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? इसकी वैल्यू की जगह डायरेक्ट हमने ये रखा, तो v बराबर क्या निकल के आया? v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है? माइनस, अब आपको ये बात पता है कि किसी गोले के भीतर, खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है खोखले गोले के कारण। तो ये क्या निकल के आया बच्चों? जीरो। क्या निकल के आया? जीरो। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या निकल के आया फाइनली हमारा? v बराबर के क्यू अपॉन आर, यानी कि गोले के भीतर भी विद्युत विभव का मान क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। क्लियर है मेरी बात? अब ये तीन कंडीशन मैंने बताई। अब इसको मैं एक चार्ट बना देता हूं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूं, इससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे गोले की स्थिति। गोले की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं मैं यहाँ पे विद्युत विभव।
यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद बात करता हूं विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबकी बात करता हूं यहां पे मैं। देखिए अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए देखिए भाई, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो गोले की स्थिति, पहला तो गोले की स्थिति, सबसे पहले गोले के बाहर, गोले के बाहर, बाहर यानी गोले के बाहर, यानी कि यहाँ पे स्मॉल आर बड़ा था कैपिटल आर से। तो इसके कारण विद्युत विभव क्या था बच्चों, तो इसके कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या निकल के आया, वी बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर निकल के आया था। क्या निकल के आया था, स्मॉल आर। अगर बात करता हूँ विद्युत क्षेत्र, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडली, तो सेकंड पॉइंट, गोले के सतह पर, कहां पर विद्युत विभव निकाला था, कहां पर, सतह पर, और सतह पर स्मॉल आर किसके बराबर हो गया था, कैपिटल आर। तो यहाँ विभव निकल के आया था क्या, बी बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अगर बात करता हूँ विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र क्या था हमारा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा हमारा केस निकल के आया था क्या, गोले के भीतर, गोले के भीतर। तो भीतर के लिए मैंने बताया था यहाँ पे स्मॉल आर छोटा हो गया था कैपिटल आर से, क्लियर है, कैपिटल आर बड़ा हो गया था यहाँ पे। तो इसकी वजह से विभव निकल के आया था बी बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर निकल के आया था। और खोखले गोले के कारण विद्युत विभव क्या निकल के आया था हमारा, विद्युत विभव होता है हमारा क्या, शून्य होता है। क्या निकल के आता है, शून्य निकल के आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी। अभी मैंने यही सारी चीजें बताई थी, मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है। क्लियर है मेरी बात। तो ये मैंने यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आपको समझा दिया है, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में बन जाता है कि खोखले गोले के कारण, किसी खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, खोखले। अब बात करते हैं ठोस के कारण, ठोस की वजह से क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, ठीक है, अचालक के कारण, तो इसके भी कारण भी देख ले। अब इसको हम देख लेते हैं, आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण। यहाँ पे ठोस नहीं लिखा है इसमें, तो आप लिख लेना, ठोस गोले के कारण विद्युत विभव क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे बच्चों ये कोई ठोस गोला है इस तरीके से, अब ठोस गोला है भैया, ये ठोस गोला है। अब इस ठोस गोले को अगर मैं आवेश दे भी दूंगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से, तो आवेश दूंगा तो भैया वो सब तरफ वितरित हो जाएगा। अब ये कोई ठोस गोला है और इसको मैंने आवेश दिया, तो आवेश दूंगा तो भैया ये ठोस गोला है तो इसके अंदर भी वितरित हो जाएगा इस तरीके से, ये पूरे में फैल जाएगा। अब भैया मान लो कि इसका जो चालक है इसका सेंटर ये है, और इसकी जो रेडियस है वो मैंने कह दी कैपिटल आर, और इससे आर स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट पी पर मुझे क्या है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो गणना भाई उसी तरीके से, यहाँ पे मैं अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लेके आऊंगा, क्या भाई यहाँ से किसी अनंत से परीक्षण आवेश को लेके आऊंगा, तो इसके लिए मुझे विभव निकालना है।
तो वही बात लिखना है यहाँ पे भी बच्चों। हमें लिखेंगे वी नो v बराबर माइनस का ई डी आर। कहां से ला रहे हैं आप इसको? अनंत से। कहां पे? स्मॉल आर दूरी तक। ठीक है, स्मॉल आर दूरी तक। इसमें भी हम पहला केस ही कर रहे हैं। यहाँ पे पहला केस क्या, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला केस गोले के बाहर, गोले के बाहर बाहर स्थित बिंदु पी पर, यानी कि स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, इसके कारण निकाल रहा हूं। ठीक है, पहली स्थिति। तो अब आप लोग जानते हैं इसकी वजह से अभी मैंने आपको बताया, लिख सकते हैं वी हैव। मैं बार बार इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पहली मैं सॉल्व कर चुका हूं। इसकी वैल्यू को जब यहाँ रखूंगा तो फाइनली जो रिजल्ट आता है हमारा, वो क्या निकल के आता है? वो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वी बराबर के क्यू अपॉन आर। तो ठोस गोले के कारण भी, ध्यान से समझ, ठोस गोले के कारण भी विद्युत विभव का मान बिंदु पी पर सेम ही रहता है। ये खोखले की वजह से भी यही रहता था बिंदु पी पर, और ठोस की वजह से भी बिंदु पी पर यही रहता है। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं भैया सरफेस पे देख लेते हैं। तो सरफेस पे क्या होगा? तो सरफेस पे देख लेते हैं हम लोग। तो लिख सकते हैं आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण गोले की सतह पर, सतह का मतलब यानी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे मैं निकालूं, तो इसकी वजह से अगर मैं यहाँ निकालूं तो क्या होगा भाई? तो आप जानते हो भैया बी बराबर क्या होता है? माइनस का ई डी आर। तो यहाँ पे भी फिर वही वैल्यू रखूंगा, तो इसके कारण भी क्या निकल के आएगा? बी बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये भी बच्चों सेम होगा। ठोस और खोखला दोनों के कारण बिंदु पी पर और सरफेस पे दोनों पर समान रहता है। और लिमिट भी बच्चों यहाँ पर रख सकते हैं, कहां से ला रहे हो? इन्फिनिटी से कैपिटल आर डिस्टेंस त्रिज्या तक लेके आएंगे। तो इसके लिए भी ये, यानी ये भी खोखले के लिए सेम रहता है बिंदु पी पर, और ठोस के कारण भी बिंदु सरफेस पर सेम रहता है। दो कंडीशन सेम है, देख लो ध्यान से। अब तीसरी कंडीशन जो है वो कहां पर है भाई? तीसरी कंडीशन कहां पे आ जाती है बच्चों? यानी ये बिंदु पी है भाई, मान के चलो गोले के भीतर आ जाता है। कहां पे आ जाता है? गोले के भीतर। अब गोले के जब भीतर आ जाएगा, ध्यान से देखो, तीसरी कंडीशन में यहां बना देता हूं। तीसरी कंडीशन यानी इस तरीके से देख लीजिए, एक बार फिर से बना देते हैं। ठीक है, आवेश दे दो भाई पहले तो इससे फटाफट से। आवेश दे दिया, ये इसका सेंटर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ये क्या है? कैपिटल आर है। कितनी है? कैपिटल आर है। अब वो पॉइंट पी है, मान लो वो पॉइंट पी है, वो कहां पे आ गया? इस गोले के भीतर आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ये त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। तो तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों? तीसरी कंडीशन लिख सकते हैं गोले के भीतर, गोले के भीतर स्थित बिंदु पर विभव, यानी कि यहाँ पे स्मॉल आर बड़ा है, स्मॉल आर बड़ा है। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि मैं अनंत से परीक्षण आवेश लेके आऊंगा। अब अनंत से लाऊंगा तो पहले कहाँ पे लाऊंगा बच्चों? सरफेस पे। कहाँ पे? सरफेस पे। उसके बाद ही तो गोले के अंदर घुसूंगा मैं। तो यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं वी नो ई बराबर, सॉरी वी बराबर माइनस के ई डी आर। लिमिट भाई कहां से? अनंत से लाएंगे। कहां से? अनंत से लेके आ रहा हूं। अनंत से कहां तक? त्रिज्या तक, यानी सरफेस तक। फिर माइनस, फिर उसके बाद गोले के अंदर घुसेंगे। कहां से भैया? आर त्रिज्या से। कहां पे? स्मॉल आर त्रिज्या तक, माइनस का ई डी आर। जल्दी से बताओ फटाफट से, यहां तक बात समझ में आई? तो सबसे पहले भैया इस परीक्षण आवेश को मैं लाऊंगा सरफेस तक, फिर अनंत से सरफेस तक, फिर सरफेस से गोले के भीतर घुसेंगे।
अब यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं। अब भाई देखो ध्यान से, अब आप लोग जानते हो इसकी वजह से क्या होता है विद्युत विभव, तो V बराबर क्या होता है भैया, इसकी वजह से विद्युत विभव क्या निकल के आता है, तो इसकी वजह से निकल के आता है विद्युत विभव यहाँ पे माइनस का क्या निकल के आता है भाई, ये आता है KQ अपॉन कैपिटल R, KQ अपॉन कैपिटल R। इसकी वजह से, इससे पहले करा चुका हूं, देखो ये करा चुका हूं, यहाँ पे ये करा चुका हूं, ठीक है, इसकी वजह से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब ये आ गया, अब मैं निकालूंगा इसकी वजह से। अब बात आई यहाँ पे, कहाँ पे भाई, कैपिटल R से स्मॉल r और EDR, ये है, यहां से समझिए। अब यहां से समझना है बच्चों, आप जानते हो यहां लिख सकते हैं हम जानते हैं कि ठोस गोले के कारण गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, तो E बराबर मैंने बताया था फॉर्मूला KQR अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, याद हो तो आपको नोट पॉइंट डाल के लिखवाया था। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो बच्चों, तो ये वैल्यू मैंने अगर यहाँ उठा के रखी तो ये क्या निकल के आया भाई, तो देखो V बराबर ये KQ अपॉन कैपिटल R माइनस E की जगह पे ये रखो बच्चों, तो लिमिट क्या है बच्चों, कैपिटल R से स्मॉल r, और ये वैल्यू क्या रखी बच्चों, KQR अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू DR, ठीक है, यहां तक बात। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां से मैंने बताया था कि हमें ये देखते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्मॉल r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो स्मॉल r से मतलब होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट कांस्टेंट बाहर कर दो, तो V बराबर KQ अपॉन R माइनस का, यहां से क्या निकल के आया, KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये क्या है बच्चों, यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल दो, क्या बचा, इस कैपिटल R से स्मॉल r, और ये बचा R इंटू DR, क्या बचा R इंटू DR। इसकी पावर कितनी है यहाँ पे बच्चों, 1, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1। अब इसकी पावर 1 है, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको कि x की, मैंने बताया था x की पावर n dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे x की पावर है, r की पावर 1 है, तो इसको फॉर्मूले से करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन कैपिटल R माइनस KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा भाई, ये वो हो जाएगा r की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट आएगी कैपिटल R से स्मॉल r। हाँ या ना, फटाफट से बताएं, यहाँ तक बात क्लियर है तो बताओ फटाफट से। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, r की पावर 2 अपॉन 2, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या आएगा बच्चों, V बराबर KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R क्यूब, और ये हो गया हमारा स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या थी, कैपिटल R से स्मॉल r, ये लिमिट थी हमारी। क्लियर है मेरी बात। अब लिमिट कैसे रखते हैं, तो लिमिट के लिए मैंने बताया था हायर लिमिट माइनस के, लोअर लिमिट करते हैं माइनस के क्यू अपॉन R क्यूब। अब यहाँ लिमिट रखते हैं, तो लिमिट पहले रखेंगे हायर लिमिट यानी R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के R स्क्वायर अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से के क्यू कॉमन आ रहा है, ये अगर मैं ये के क्यू को बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन R माइनस के 1 अपॉन R क्यूब, और ये R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के R स्क्वायर अपॉन 2। फटाफट से बताओ यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर है, बेसिक मैथमेटिक्स है सिर्फ, ठीक है। ये के क्यू बाहर निकाला तो 1 अपॉन R माइनस के 1 अपॉन R क्यूब, और फिर ब्रैकेट में R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। अब इस R क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो V बराबर क्या बचेगा, ये के क्यू 1 अपॉन R तो वैसा का वैसा ही माइनस, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब
इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। यहां तक बात क्लियर हो तो बताओ फटाफट से। अब ध्यान से देखें, इस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, नीचे r बचेगा, तो v बराबर के क्यूब अपॉन 1 अपॉन r माइनस का ये क्या बचा आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, 2r क्यूब माइनस का ये बचेगा 1 अपॉन 2r, क्या बचेगा 1 अपॉन 2r। अगर मैं अब इसका क्या यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे इसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ, इसका मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से, इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, v बराबर, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 2r क्यूब आएगा, क्या आएगा 2r क्यूब। अब ध्यान से देखिए 2r क्यूब एलसीएम आया, अगर इसमें r का डिवाइड करूंगा 2r क्यूब में तो क्या बचेगा 2r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस, उसके बाद 2r क्यूब का 2r क्यूब में डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई r स्क्वायर से तो r स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस, अब 2r का डिवाइड करूंगा इसमें तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा बच्चों r स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है ये। अब उसके बाद देखिए v बराबर के क्यू, क्या बचा हमारा, ये 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का r स्क्वायर माइनस के स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो बच्चों हमें फाइनली यही लेके आना था, क्या लेके आना था, हमें यही लेके आना था हमको, यही हमारा रिजल्ट है कि किसी ठोस गोले के भीतर, किसी अचालक ठोस गोले के भीतर विद्युत विभव क्या होता है कि के क्यू अपॉन ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, तो ये पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। अब मैं इसका एक चार्ट बना देता हूं फिर पहले की तरह, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक चार्ट बना देता हूं यहाँ पे, गोले की स्थिति, गोले की स्थिति, दूसरा विद्युत विभव, और विद्युत क्षेत्र, ठीक है। देखिए देखिए पहला मैंने बताया था गोले के बाहर, बाहर कहाँ, यानी कि स्मॉल आर बड़ा हो कैपिटल आर छोटा हो, तो विद्युत विभव क्या निकल के आया था v बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर, बिल्कुल सेम, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, तो E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली बात बताई थी। उसके बाद मैंने सेकंड बताया था गोले की सतह पर, गोले की सतह पर, सतह का मतलब स्मॉल आर बराबर हो किसके, कैपिटल आर के, तो ये क्या हो जाएगा v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी v बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल दो कंडीशन सेम है, मसला कहाँ पे होता है भैया, वो होता है हमारा तीसरी कंडीशन में, कहाँ पे, तीसरी कंडीशन में। तो तीसरी कंडीशन क्या है, तो तीसरी कंडीशन है गोले के भीतर, गोले के भीतर, तो गोले के भीतर भैया यानी कि यहाँ पे स्मॉल आर जो है छोटा हो जाता है कैपिटल आर से, तो v बराबर क्या निकल के आता है, ये लिखा है फॉर्मूला के क्यू अपॉन क्या भैया आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ठीक है, 2r क्यूब। उसके बाद और ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको हम देख लेते हैं। ये बच्चों क्या है, देखो ध्यान से समझ लीजिए, ज्यादा वाली मिस्टेक नहीं है पर लेकिन क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, देख लीजिए। जैसे अगर मैंने देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे मैं जब इस माइनस का, ये माइनस का है और माइनस का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस,
तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और जब ये प्लस तो 2r³ ये क्या हो जाएगा 3r² हो जाएगा, क्या 3r²। बाकी कोई गलती नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3r² हो जाएगा, क्या 3r²। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया इस माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के r²/2r³, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है तो 2r² + r² क्या हो जाएगा 3r² हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बस ये वाली चीज को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो भाई सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दिया करो। जब भी क्लास हुआ करे तो आप लोग बस ये किया करो कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया करो, जिससे कि आपके दोस्त वगैरह भी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का आनंद उठाएं। बस कुछ समय की बात और है, बहुत जल्द हम कोशिश ये करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए कि लाइव आने का अक्सर प्रयास कर रहे हैं हम, कि अक्सर हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ जाए जिससे कि हम लाइव आ सकें आप लोगों को। जब जिस दिन हम आपके सामने लाइव आएंगे तो आपको और मजा आएगा, जिससे कि आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी बातों को और जान सकते हैं कि आपको चीजें कैसे अच्छे विजुलाइज हो पा रही हैं कि नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों से आप लोगों से बात विमर्श भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।